अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है। अब अगर बात करती हैं सबसे पहले नंबर पर, तो मैं अपनी बात को शुरू से हल्का सा स्टार्ट करता हूं कि वेक्टर क्या है। ऐसी क्वांटिटी जिसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी हो, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सर जी जरा लिखें कि 4 न्यूटन। मैंने कहा लिख दिया। सर एक चीज भूल गए, क्या? ये तो मैग्नीट्यूड है, अब वेक्टर का डायरेक्शन भी लिखना है। मैंने कहा ठीक है, आप बताएं। आप कहते हैं 4 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। ओ यार, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसले वाला काम है। अब देखना, आप बोलते हो सर लिखें दोबारा 4 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। इसके बाद आप कहते हैं जी लिखे सर 4 न्यूटन अलोंग जेड एक्सिस। अब मैंने कहा यार बात तो ठीक है कि आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी लिखवा दी, लेकिन मेरे लिए मसला यार, मैं तो आलसी बंदा हूं। अब मैं इतने बड़े बार बार लिखता जाऊंगा सेंटेंस, तो मेरे तो यार मसला पड़ जाएगा। तो मैंने कहा यार मैं अपने आलिसपुने को देखते हुए मैंने एक और वेक्टर बना दिया। इस वेक्टर को किसका नाम दिया? यूनिट वेक्टर का। इस वेक्टर को किसका नाम दिया? यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जो कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, एंड इसका नाम ही यूनिट का मतलब 1। तो ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड इसका काम क्या है? गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। अब अगर इसी चीज को मैं डिफाइन करता हूं तो गौर करना, जरा गौर करना। मैंने कहा जी ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब मैंने यहां पर यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई कर लिए। मैंने कहा जी एक्स डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए मैं यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करूंगा, उसको मैंने नाम दिया आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई किया उसको मैंने नाम दे दिया जे, और ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब जेड एक्सिस के लिए मैंने यूनिट वेक्टर जो स्पेसिफाई किया उसको मैंने नाम दे दिया के यूनिट वेक्टर का। तो अब अगर मैं सिमिलर काम करता हूं तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं बस इतना लिखूंगा 4i यूनिट वेक्टर। आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस है, बड़े ज़हीन हो गए, गौर करना। लिखता हूं 4j यूनिट वेक्टर, क्या कहोगे? वाई एक्सिस। वाह भाई, और ज्यादा ज़हीन। अब गौर करना 4k यूनिट वेक्टर, अब बोलो क्या डायरेक्शन है? जेड एक्सिस। भाई आप तो अच्छे खासे ज़हीन हो गए यार। तो गौर करना, तो यूनिट वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका काम क्या है? गिवन वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। मतलब ये वेक्टर है, एक और वेक्टर बनाया, उसको नाम दिया यूनिट वेक्टर का, जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा। क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा। अब अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि यार वेक्टर को लिखने का तरीकेकार क्या है, तो आप कहोगे सर वेक्टर को लिखने का तरीकेकार ये है कि वेक्टर इज इक्वल टू ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड साथ में डायरेक्शन भी होती है। यानी कि ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। एंड ये वेक्टर का क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। एंड ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं ए हैट। क्या पढ़ते हैं? ए हैट। और ये जो है ये कहलाता है यूनिट वेक्टर, एंड जिसका काम क्या है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। अब ये यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है। अब अगर यहां से मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आ गया जी यूनिट वेक्टर।
ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये तरीकेकार है मैग्नीट्यूड लिखने का। ये तरीकेकार क्या है, मैग्नीट्यूड लिखने का। अब नेक्स्ट चीज देखिएगा। अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो मैंने ये 4 पॉइंट्स बनाया ताकि इस बात को स्पेसिफाई कर सकूं। सबसे पहला यूनिट वेक्टर, इट हैज मैग्नीट्यूड 1, कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है। बच्चे कहेगा अच्छा सर कैसे, और करना। यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ओके हो गया। अब मैंने यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। ये मैंने यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया तो फिर इस तरफ भी मैग्नीट्यूड लूंगा। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, अब नीचे तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है तो फिर मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकता, तो ये सिमिलर हो गए, ये से कैंसिल, तो आंसर 1। अब इसको समझा भी देता हूं। लेट कर लो, वेक्टर है 5 आई यूनिट वेक्टर। अब इसमें 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है, आई जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। तो गौर करना, अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो इसका भी क्या लूंगा, मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड लूंगा तो डायरेक्शन को खत्म कर दूंगा, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन कभी नहीं देखेंगे। तो ये 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर। इसका काम क्या है, ओनली यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को स्पेसिफाई करता है। आप इसको यूं समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये है, मैं कह रहा हूं यूं समझ सकते हैं जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, कि यहां पर इसका काम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। ये ऐसा चैज वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करेगा। ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, ये गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करेगा, जस्ट उस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। अब नेक्स्ट चीज, यूनिट वेक्टर के कोई भी यूनिट्स नहीं होते, नो यूनिट्स। वजह क्या है बेटा, देखो जरा, मैं कहता हूं वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, तो जाहिर सी बात, अगर एक फोर्स है तो उसी से उसको डिवाइड कर रहा हूं ना, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिमिलर क्वांटिटी होगी ना। मतलब फोर्स को फोर्स से डिवाइड करूंगा, वेक्टर फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करूंगा, तो यूनिट थोड़ी चेंज होगा। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो आपके पास यूनिट वेक्टर के कोई भी यूनिट्स नहीं होते, यूनिट वेक्टर के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। जब यूनिट्स ही नहीं है तो फिर क्या होंगे, नो डायमेंशंस, इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है जी कि लाजमी नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ आई जे के यही यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करें, इसके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा उसको एन यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दूंगा। किसे डिनोट कर दूंगा, एन यूनिट वेक्टर। कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैं एक वेक्टर बनाता हूं नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को जो स्पेसिफाई करेगा वो कहलाएगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जिसको मैंने एन यूनिट वेक्टर से स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरह से किसी बॉडी की लोकेशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूं, किसी भी बॉडी की लोकेशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूं, पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं आर यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, आर यूनिट वेक्टर। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही यूनिट वेक्टर हो, इसके अलावा भी यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जरा, अब नेक्स्ट आ जाता है, ये उसने एक वेक्टर बता दी है, उसने कहा जी इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो सिंपल सा तरीकेकार है, सिंपल सा तरीकेकार है कि अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया है, अभी अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया जी, कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अब अगर बात करता हूं तो वेक्टर जो है वो है 3i + 4j, और जब इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करूंगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का तरीकेकार आगे भी जाके सीखेंगे कि मैग्नीट्यूड लेने का तरीकेकार ये होता है, ये जो लिखा हुआ है अलहदा से,
इसका स्क्वायर ले लो, और ये जो अलहदा से लिखा हुआ है इसका भी क्या ले लो, स्क्वायर। आई और जे को इग्नोर कर दोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं लिखते, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं लिखते, तो आई जे को नहीं लिखूंगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3i + 4j डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा √25 आ जाएगा। अब उसके बाद तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा क्या, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i + 4j डिवाइडेड बाय 5। तो ये सिंपल सा तरीकेकार आ गया यूनिट वेक्टर निकालने का, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास नल वेक्टर, कि नल वेक्टर क्या है। हमने कहा जी कि नल वेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसकी जरूरत पेश क्यों आई। आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा, ओके हो गया। आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा। मिसाल के तौर पे 4i यूनिट वेक्टर - 4i यूनिट वेक्टर, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं कि 4i यूनिट वेक्टर - 4i यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये गलत है क्योंकि 0 एक स्केलर है। 0 क्या है, स्केलर है। तो मैंने कहा अच्छा यार एक काम करता हूं, फिर मैं एक और टर्म बना देता हूं। क्या, मैंने कहा जी 4i - 4i, इसका जवाब 0 नहीं है, इसका जवाब एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर को किसका नाम दे दिया, नल वेक्टर का। किसका नाम दे दिया, नल वेक्टर का। कि नल वेक्टर है क्या, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेक्टर है a, अगर मैं इसको ऐड करता हूं नेगेटिव ऑफ वेक्टर a में, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। गलत, 0 नहीं बल्कि नल वेक्टर। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा, 0 के ऊपर एरो हेड डाल दूंगा। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। अब बच्चा कहेगा सर एक मिनट, मैग्नीट्यूड तो 0 है तो वेक्टर की तो डायरेक्शन भी होती है, तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 है लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी से मुराद क्या है कि मैं इसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर पाता। वजह क्या, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं 0 मैग्नीट्यूड तो मैं इसको एक पॉइंट से शो कर देता हूं, तो अब इस पॉइंट की डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई करूंगा, इस पॉइंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई, मैं कहता हूं कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकती है। तो ये चीज याद रखनी है कि नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 एंड डायरेक्शन आर्बिट्ररी, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मैं उसको सही तरह से मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये आगे जी नल वेक्टर। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कॉमन डेली लाइफ से। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर चेंज इन वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0, ये तो होगी बात दुरुस्त। लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं बल्कि क्या होगा, नल वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म के लिहाज से बात कर रहा हूं, नो डाउट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0। इसी तरह से अगर बात करता हूं इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तमाम की तमाम फोर्सेस का जो सम होता है वो 0, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तमाम की तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आता है, नल वेक्टर। क्या आता है, नल वेक्टर। तो ये चंद एक मिसाल हो गई नल वेक्टर के हवाले से। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है जी इक्वल वेक्टर, कि इक्वल वेक्टर क्या है। लेट कर ले मेरे पास एक ये वेक्टर है, लेट कर ले मेरे पास एक ये वेक्टर है एंड मेरे पास एक ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर जो है इसको मैं कह देता हूं A एंड इसको मैं नाम दे देता हूं B। अब मैं लिखता क्या हूं, मैं कहता हूं जी दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनका
मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एंड डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। कि अब ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर की लंबाई सेम है। लंबाई सेम होने का मतलब यह है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, इक्वल वेक्टर। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूं, तो इससे ना काफी हद तक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब गौर करना, दो वेक्टर हैं आपके पास, एमसीक्यू क्या है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। दोबारा सुन लो, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर इनमें से कौन से वाली कंडीशन जो है वो लाजमी तौर पर दुरुस्त होगी। दो वेक्टर पैरेलल के लिए इनमें से कौन सी वाली कंडीशन जो है वो लाजमी तौर पर दुरुस्त होगी। पहली कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। बीटा ऑप्शन है ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर। तीसरा ऑप्शन है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। एंड डेल्टा ऑप्शन सबका फेवरेट ऑप्शन जो अक्सर होता है वो है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चा कहेगा सर आपने अभी तो ऊपर बताया कि सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो ये भी दुरुस्त है, डायरेक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड भी सेम, तो डेल्टा ऑल ऑफ दीज आ जाता है। लेकिन ये गलत है, गौर करना कैसे गलत है, गौर के साथ बात समझिएगा जरा। अब अगर मैं बात करता हूं तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है पैरेलल वेक्टर्स। मैंने किसका लफ्ज इस्तेमाल किया है, पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, और बेटा लाजमी तो नहीं है। मैंने लफ्ज इक्वल वेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कहा था पैरेलल वेक्टर। तो ये पैरेलल वेक्टर के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड होना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखनी है। पैरेलल वेक्टर्स के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चार्ली ऑप्शन तो निकल गया, चार्ली ऑप्शन निकल गया कि आपका पैरेलल होने के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड का होना जरूरी नहीं है। तो चार्ली ऑप्शन निकल गया। अब फिर अल्फा को देख लेते हैं। यार ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, इक्वल वेक्टर। आप ए इक्वल टू बी तब लिखोगे जब वेक्टर इक्वल होंगे। तो इक्वल होने की शर्त क्या थी, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो अब ऐसी सिचुएशन में पैरेलल, ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सवाल समझे। लफ्ज है लाजमी, मतलब ये तमाम की तमाम कंडीशंस हो भी सकती हैं पैरेलल वेक्टर के लिए, लेकिन ये लाजमी नहीं है। पैरेलल वेक्टर होने के लिए लाजमी शर्त क्या है कि डायरेक्शन सेम हो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बीटा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दुरुस्त है जी, बीटा। लाजमी कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, ये लाजमी नहीं है। इक्वल वेक्टर हो, ये लाजमी नहीं है। तो ये बात याद रखनी है। तो लाजमी कंडीशन पैरेलल के लिए कौन सी है, पैरेलल नॉट इक्वल। अगेन इक्वल वेक्टर और चीज है, इक्वल के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, पैरेलल के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का सेम होना लाजमी है। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।